तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के सर्वे को लेकर मुसलमानों के समर्थन में उतरी योगी सरकार। वक्फ बोर्ड की संपत्ति को योगी सरकार ने बताया खुदा की संपत्ति, कहा इस पर नहीं करने देंगे किसी को कब्जा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की दिल्ली की जामा मस्जिद पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत, मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ की बैठक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अफगानिस्तान में टिकटॉक पबजी होंगे बैन, तालिबान बोला हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं गेम, भटक रहे हैं हमारे युवा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि देश के 14 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर ईडी और एनआईए ने मारी रेड, दिल्ली पीएफआई हेड गिरफ्तार, लोगों ने किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को दी चुनौती, कहा बीएमसी चुनाव में हमें हराकर दिखाए भाजपा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिंदूवादी संगठनों को झटका देकर रोहिंग्या मुसलमानों के समर्थन में उतरी मोदी सरकार, दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष चुनाव के लिए जारी की अधिसूचना, 24 से 30 सितंबर तक होगा नामांकन। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम समुदाय के समर्थन में उतरी योगी सरकार, वक्फ बोर्ड की संपत्ति को बताया खुदा की संपत्ति, कहा इस पर नहीं करने देंगे किसी को कब्जा। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मदरसों के बाद योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के सर्वे कराने का आदेश दिए, लेकिन आपको बता दें कि इससे मुस्लिम समुदाय नाराज हुआ। लेकिन मुस्लिम समुदाय के समर्थन में योगी सरकार ने एक नया आदेश वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को सर्वे को लेकर जारी किया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति को खुदा की संपत्ति बताया है और कहा है कि हम इस पर किसी को भी कब्जा नहीं करने देंगे और इसके अवैध इस्तेमाल की भी इजाज़त उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं देंगे। इस कारण योगी सरकार प्रदेश में वक्फ बोर्ड की मौजूदा करोड़ों अरबों की संपत्ति का सर्वे करा रही है और इसके अवैध खरीद फरोख्त या अतिक्रमण पर सख्त कदम उठाने के लिए लगाम भी योगी सरकार लगाएगी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ बोर्ड और हज मंत्री धर्मपाल सिंह ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार के लिए वक्फ संपत्तियां बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है वो खुदा की संपत्ति है और सरकार इस पर किसी को भी कब्जा करने की अनुमति नहीं देगी। सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के संरक्षण के लिए अच्छी मंशा से सर्वे शुरू किया है। पहले वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की पहचान की जाएगी, उसके बाद उस पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी व्यक्ति ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर रखा है, खुदा की जमीन पर कब्जा कर रखा है, तो उस अतिक्रमण को हटाया जाएगा और मुसलमानों को ये जमीन सौंपी जाएगी, लेकिन मुस्लिम समुदाय इससे गलत वे में ना ले जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की योगी सरकार ने ये बड़ा बयान जारी किया है और मुसलमानों को अपने पक्ष में किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली की मस्जिद में पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत, मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ की बैठक। जब दोस्तों आपको बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज दिल्ली कस्तूरबा गांधी मार्ग वाली मस्जिद का दौरा किया और मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ बड़ी बैठक की। इस बैठक में इमाम उमर अहमद इलियासी, संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार और हरीश कुमार भी मौजूद रहे। मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ हुई संघ प्रमुख की इस बैठक को अहम नज़रिए से देखा जा रहा है और ये एक संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है कि संघ प्रमुख ने मौलानाओं के साथ मंथन किया। आरएसएस के एक पद अधिकारी ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में एक मस्जिद में हुई बैठक समाज के इस तबके के लोगों से जुड़ने के संघ के प्रयासों का हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में संघ प्रमुख ने रेखांकित किया कि कैसे भारत की प्रगति के लिए विभिन्न समुदाय और धर्मों के बीच एकता की आवश्यकता है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कई और मस्जिदों का भी दौरा किया था, लेकिन आज अचानक वो दिल्ली की मस्जिद में पहुंचे और मौलानाओं से बातचीत की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को दी चुनौती, कहा बीएमसी चुनाव हमें हराकर दिखाए भाजपा। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने मुंबई में पार्टी की रैली में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने भाजपा को आगामी मुंबई निकाय चुनावों में उसे हराने की चुनौती दी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो लोग शिवसेना को खत्म करने की बात कर रहे हैं उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पार्टी से मुंबई निकाय चुनावों में शिवसेना को उसकी जगह दिखाने के लिए कहा। मैं आपको इसे आजमाने की चुनौती देता हूं। पहले भी कई निजाम और शाह ने मुंबई पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन अपने नाकाब प्रयास में विफल रहे। शहर के साथ शिवसेना का रिश्ता अटूट है और पार्टी आम मुंबई वासियों के दैनिक जीवन से गहराई से जुड़ी हुई है। जब भी आवश्यकता होती है
हम उनकी मदद करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उद्धव ठाकरे ने ये बड़ी चुनौती बीजेपी को आज दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिंदूवादी संगठनों को झटका देकर रोहिंग्या मुसलमानों के समर्थन में उतरी मोदी सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने हिंदूवादी संगठनों को आज झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे पर केंद्र की मोदी और दिल्ली सरकार आमने सामने थी। दोनों सरकारों का एक दूसरे पर आरोप था कि वो रोहिंग्या मुसलमानों को बसाए जाने के समर्थक हैं, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से आज हलफनामा पेश किया गया है। हलफनामे में मोदी सरकार ने जिक्र किया है कि रोहिंग्या मुसलमानों को किसी तीसरे देश में जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब सवाल ये है कि आखिर मुद्दा क्या है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार की रहने वाली सैनो आरा बेगम जो दिल्ली में रहती हैं, उन्होंने गृह मंत्रालय और FRRO के उस फैसले के खिलाफ चुनौती दी कि उसे भारत छोड़ने के लिए एग्जिट परमिट नहीं दिया जा रहा है। बता दें कि वो अमेरिका जाना चाहती थी, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने उन्हें अमेरिका जाने की इजाज़त नहीं दी और कहा है कि जो अवैध रोहिंग्या मुसलमान भारत में आकर रह रहे हैं उन्हें यहीं पर बसाया जाएगा, जबकि हिंदूवादी संगठन इसका शुरू से ही विरोध कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश के 14 राज्यों में PFI के ठिकाने पर ED और NIA की रेड। दिल्ली PFI हेड गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली, यूपी, राजस्थान, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में NIA की बड़ी कार्रवाई जारी है। टेरर लिंक को लेकर NIA ने PFI के ठिकानों पर छापेमारी की है। NIA और ED ने PFI के 100 से ज़्यादा सदस्यों को गिरफ्तार भी किया है। टेरर फंडिंग को लेकर PFI के खिलाफ NIA की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जांच एजेंसी के इस एक्शन में 300 से ज़्यादा अधिकारी शामिल हैं और एक एक कर PFI के ठिकाने पर तलाशी ली जा रही है। इस कार्रवाई से PFI के कार्यकर्ता बुरी तरह से नाराज हैं और उन्होंने सड़क पर उतरकर इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि PFI के ही हाथ धोकर ये जांच एजेंसियां पीछे पड़ी हुई हैं, जबकि RSS सहित विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनके यहाँ पर कभी छापेमारी नहीं की जाती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर से साधा निशाना। कहा दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी को बिजनेस बढ़ाने के लिए कौन देता है पैसा। दोस्तों आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा पर चल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पृथ्वी पर दूसरा सबसे अमीर आदमी भारत से है। वह देश में किसी भी व्यवसाय का एक अधिकार कर सकता है, कोई भी हवाई अड्डा और बंदरगाह खरीद सकता है, कृषि, बिजली और सोलर बिजनेस पर हावी हो सकता है। इन व्यवसायों को बढ़ाने के लिए उसे पैसे कौन देता है? ये सरकारी बैंकों से आता है, ये आपका पैसा है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि इस पैसे का इस्तेमाल स्कूल बनाने, अस्पताल बनाने, किसानों को कर्ज देने, छोटे कारोबारियों को सपोर्ट देने में किया जाना चाहिए। अगर आप लोन लेते हैं, चूक करते हैं तो आपको अपराधी कहा जाता है, लेकिन अगर भारत का सबसे बड़ा व्यवसायी चूक करता है तो उसे अपराधी नहीं बल्कि गैर निष्पादित संपत्ति कहा जाता है। और गौर हो कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी दुनिया के सबसे दूसरे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, इसलिए इन पर अगर करोड़ों रुपए का कर्जा होता है तो सरकार माफ़ कर देती है, लेकिन किसान या आम आदमी अगर कर्जा लेता है तो उसे डिफॉल्टर किया जाता है, अपराधी बना दिया जाता है। तो राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर इसी मामले को लेकर निशाना साधा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नागरिकता बिल को मंजूरी देने से नेपाल के राष्ट्रपति ने किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल में संवैधानिक संकट गहराने के आसार बढ़ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नागरिकता बिल को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। नेपाली संसद के दोनों सदनों ने इस बिल को दोबारा पारित किया था और राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा था। नेपाल के संविधान के मुताबिक अगर किसी बिल को संसद के दोनों सदन दोबारा भेजते हैं और राष्ट्रपति को 15 दिन के अंदर फैसला लेना होता है। हालांकि फैसला लेते हुए राष्ट्रपति ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी की मंजूरी न देने के फैसले की जहां राजनीतिक दल विरोध करें, तो वहीं राष्ट्रपति की प्रवक्ता ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था में जो अधिकार है उसका इस्तेमाल किया गया है, न कि किसी राजनीतिक पार्टी का। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष चुनाव के लिए जारी की अधिसूचना। 24 से 30 सितंबर तक होगा नामांकन। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी का पिछले कई सालों से लंबित चुनाव आखिरकार अब होने जा रहा है। गुरुवार को पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन की तारीख और चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष चुनाव के लिए आज एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन 24 सितंबर से 30 सितंबर तक होगा। नामांकन के बाद वोटिंग की नौबत आई तो 17 अक्टूबर को मतदान होगा, जिसके बाद मतदान का परिणाम 19 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि राहुल गांधी इस चुनाव को जीते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान में टिकटॉक, पबजी होंगे बैन। तालिबान बोला हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं गेम, भटक रहे हैं हमारे युवा। दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान की तरफ से ऐलान किया गया है कि उसकी तरफ से पबजी मोबाइल वर्जन पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही बेहद पॉपुलर ऐप टिकटॉक को भी बैन कर दिया गया है।
उसका कहना है कि हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। तालिबान ने कहा है कि ये ऐप्स देश के युवाओं के बीच हिंसा को बढ़ावा दे रहे थे, इस कारण ये कदम उठाना पड़ा। अफगानिस्तान के टेली कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने बताया है कि पबजी और टिकटॉक जैसे चीनी एप्लीकेशन को यहाँ पर बैन कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें कहते हुए शर्म आती है कि हमारे भारत में ऐसे हालात भी